शो के स्टार्टिंग में हमें हैंशन सिटी का फर्स्ट स्कूल दिखता है, जहां एक क्लासरूम में फीमेल लीड यिंगजी उसके दोस्तों के साथ ड्रामा प्ले की तैयारी करते हुए दिखाई देती है। वो यॉन से स्क्रिप्ट में चेंजेस का पूछती है, तो यॉन उसे स्क्रिप्ट देकर फिर से एनसीसी एग्जाम की तैयारी करने लगता है। तो यिंगजी उससे पूछती है कि क्या उसे यही याद रखना है कि वो सीनियर ईयर में भी सिर्फ क्वेश्चन पेपर कर रहा था। तो यॉन चिढ़ के बोलता है कि उसे पता है कि यिंगजी को फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं है, पर उसे बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो यिंगजी उसे पूछती है कि ऐसा वो करना चाहता है या उसकी माँ, जिसे सुनकर यिफी बोलती है कि उसे नेशनल स्कूल ऑफ बैलेट में जाना है और डांस करते रहना है, जिसे सुनकर यिंगजी बोलती है कि सुनो, ये होता है असली ड्रीम। फिर मिंग्यू से उसके बारे में पूछती है, तो वो बोलती है कि उसे सुंदर बनकर एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठना है। फिर जैंग बोलता है कि उसे एनसीसी के बाद भी बैठकर वीडियो गेम्स खेलना है और हो सके तो पूरी जिंदगी खेलते रहना है। फिर यिंगजी कहती है कि ग्वांचाओ से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसका तो सब जानते हैं, पहला ओलंपिक्स में जाना और दूसरा बोल के सबकी नजर लैन पर पड़ती है। तो लैन और ग्वांचाओ दोनों शर्माने लगते हैं। फिर जब जैंग यिंगजी से उसका ड्रीम पूछता है तो वो बोलती है कि वो कभी फ्यूचर का नहीं सोचती। फिर सीन चेंज होता है और ड्रामा के परफॉर्मेंस के दिन यिंगजी स्टेज पर ऑडियंस देखकर लाइंस भूल जाती है। तो हमारा मेल लीड जैंग उसे लाइंस याद दिलाता है। स्टेज पर परफॉर्मेंस करते करते यिंगजी को बचपन का वो पल याद आ जाता है, जब सब दोस्त छोटे थे और एक रात जब उनके पेरेंट्स घर नहीं थे, मौसम खराब था, तो कैसे वो सब साथ में थे और बड़ों का वेट कर रहे थे। और बिजली के कटने पर यिंगजी उन्हें बोलती है कि आइस कुकर हमेशा उन्हें खाना देगा और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। फिर सीन चेंज होता है और यिंगजी बोलती है कि उसे लगता है कि वो 6 लोग हमेशा साथ रहेंगे और धीरे धीरे टाइम के साथ सब बदल गया। कैमरा यिंगजी पर फोकस होता है और हमें दिखाई देता है कि यिंगजी 30 साल की हो गई है और एक रिपोर्टर बन गई है और वो मिस्टर हाओपिंग से बात कर रही होती है, जो कि चैरिटी के नाम पर लोगों का डोनेटेड मनी हड़प लेता है। बात करके जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे उसके चीफ एडिटर ऑफिस में बुलाकर इलीगल इंटरव्यू लेने के लिए उसे डांटते हैं और सारे सबूत डिलीट करके मिस्टर हाओपिंग से माफी मांगने को बोलते हैं। इस बात से यिंगजी बहुत दुखी हो जाती है। वो जब अपोलॉजी लेटर लिख रही होती है तब उसे याद आता है कि कैसे वो चाहती थी कि वो एक फेमस रिपोर्टर बने और हमेशा सच्चाई का साथ दे, पर उसे रियलाइज होता है कि कैसे वो ये सपना पूरा नहीं कर पाई। टाइम फिर आगे बढ़ता है और हम बड़ी यिंगजी को देखते हैं जो रोते हुए अपोलॉजी लेटर भेज देती है। तभी उसे उसके दोस्त ग्वांचाओ का मैसेज आता है, जो कि उसे उसकी शादी में इनवाइट करता है, जिसे पढ़कर उसे फिर अपना बचपन याद आता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लैन यिफी को मैसेज करती है। जब वो यिफी से मिलने जाती है, यिफी उसे बताती है कि वो कल बैलेट ट्रूप के साथ यूरोप टूर पर जाने वाली है, जिसे सुनकर यिंगजी उसके लिए बहुत खुश होती है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। तब यिंगजी बोलती है कि उसे बचपन की याद आ रही है, जब वो सब साथ थे, वो कुछ भी करने से डरती नहीं थी और अब उसे लगता है कि वो कुछ अच्छे से नहीं कर पाती और किसी को उसकी जरूरत नहीं है। जब यिंगजी यिफी से पूछती है कि क्या वो ग्वांचाओ की शादी के लिए खुश है, तो यिफी बोलती है कि वो ग्वांचाओ के लिए बहुत खुश है। वो यिंगजी को ग्वांचाओ की शादी में सबको साथ ले जाने को बोलती है, क्योंकि ग्वांचाओ को सबकी जरूरत होगी और ये काम सिर्फ वही कर सकती है। ये एक अच्छा मौका है जब यिंगजी सबको वापस साथ ला सकती है। फिर उसकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है। फिर यिंगजी घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो फेंग मिंग्यू को कॉल करती है, जो बिना ढंग से बात करे ओवर टाइम वर्क का बोलकर फोन रख देती है। तो यिंगजी उसे मैसेज करके साथ में ग्वांचाओ की शादी में जाने का पूछती है। फिर जब वो बैल्कनी में खड़ी होती है तो किसी को मैसेज करते करते रुक जाती है। ठीक उसी वक्त जैंग बाइक लेकर उसकी बिल्डिंग के नीचे रुककर उसे देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यॉन, जो कि अब एक प्रोफेसर है, कॉफी ऑर्डर लेकर जा रहा होता है और उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है। यिंगजी उसे रास्ते में मिल जाती है। वो दोनों बैठकर बचे हुए कॉफी के कप्स पी रहे होते हैं। तो यिंगजी उसे साथ में मिलके फेंग मिंग्यू को ढूंढने का बोलती है। यॉन नहीं मानता और बोलता है कि उसे उसकी थीसिस करनी है और उसके पास टाइम नहीं है। यिंगजी उसे बोलती है कि क्या उसे अभी मिंग्यू को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही और उसे मिंग्यू का एड्रेस मांगती है और कहती है कि वो खुद से ढूंढ लेगी। तो यॉन बोलता है कि उसकी कंपनी का एड्रेस तो सेम होगा, पर उसके पास उसके घर का रिसेंट एड्रेस नहीं है। फिर सुपरवाइजर का मैसेज आने पर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब यिंगजी मिंग्यू के कंपनी जाती है तो मिंग्यू एक एम्प्लॉय के साथ मीटिंग में होती है। बात करने के दौरान गुस्से में आकर एम्प्लॉय उसके ऊपर पानी फेंक देता है। आवाज सुनकर यिंगजी उसके दोस्त की सिचुएशन देखकर वहाँ से चली जाती है। मीटिंग के बाद मिंग्यू को उसकी सेक्रेटरी एक बैग देती है जिसमें एक चॉकलेट होती है, जिसे देखकर उसे वो टाइम याद आ जाता है जब वो लोग साथ में मैकडोनाल्ड्स जाते थे और इमोशनल होकर वो चॉकलेट खोलकर खाने लगती है। रात हो जाती है जब यिंगजी कैब से घर जा रही होती है। तब सिग्नल पर उसके पास एक बाइक आकर रुकती है। बाइक वाले को देखकर वो देखती ही रह जाती है। वो कैब ड्राइवर को बाइक को फॉलो करने का बोलती है। उसे रोककर सामने खड़े होकर उससे पूछती है कि क्या वो बाइक ड्राइवर जैंग है। पता चलता है कि वो बाइक राइडर और कोई नहीं बल्कि जैंग ही था। जैंग वो हेलमेट निकालता है। यिंगजी उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे वो टाइम याद आता है जब वो लोग थिएटर गए थे और उसे स्टेफनी का थीम सॉन्ग सुनना था, पर लड़कों को डेविल इन द सूट मूवी देखना था और उन तीनों ने तरकीब लगाई थी कि अगर यांग हेलमेट पहनने के बाद
उनमें से किसी दो को पहचान पाई तो ही वो उसकी पसंद का देखेंगे। तो यांग सिर्फ जैंग को पहचान पाती है, तो वो लोग मूवी देखने जाते हैं। मूवी बहुत डरावनी होती है। लैन येफी और यांगजी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे यांगजी जैंग का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर जैंग शर्मा जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, पर यांगजी को कुछ समझ नहीं आता। मूवी खत्म होने पर यांगजी बोलती है कि मूवी इतनी डरावनी भी नहीं थी। फिर जब जैंग और उसके बाकी फ्रेंड उठ के जाने लगते हैं तो यांगजी उनको मूवी क्रेज खत्म होने तक रुकने का बोलती है, क्योंकि वो एक तरह की रिस्पेक्ट होती है। पर वो नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। और यांगजी जैंग से नाराज होने पर वहाँ पर मिस्टर बाओ से मूवी क्रेज के खत्म होने की पहली लाइट्स ऑन ना करने की बात करने के लिए वहाँ रुकती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब ग्रैंडमा के शॉप पर बैठकर खा रहे होते हैं, तो ग्रैंडमा उनसे यांगजी के बारे में पूछती है। तो मिंग्यू बोलती है कि वो मिस्टर बाओ को लेक्चर देकर आएगी, लगभग 1 घंटा लगेगा। तो येफी बोलती है कि मूवी डरावनी थी, वो अकेले कैसे आएगी, उसे डर लगेगा। सब उसे कॉल करने का बोलते हैं। तो मिंग्यू बोलती है कि यांगजी का फोन मूवी के बीच ही डिस्चार्ज हो गया था। तो सबको टेंशन में देखकर वांगयोन बोलता है कि चिंता मत करो, हैंगशन सिटी इतनी भी बड़ी नहीं है, वो नहीं घूमेगी। नेक्स्ट सीन में यांगजी साइकिल लेकर डरते हुए सुनसान रास्ते पर जारी होती है। वहीं पर जैंग उसे लेने आता है। वो उसे पूछता है कि उसे डर नहीं लगा जब उसकी साइकिल पंक्चर है, उसने वो रास्ता क्यों लिया। तो यांगजी बोलती है कि किसने बोला वो डरी और उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं कर सकती क्या। फिर यांगजी उसे पूछती है कि वो बाकी सबके साथ वॉन्टन शॉप नहीं गया। तो वो बोलता है कि उसे भूख नहीं थी। तो यांगजी उसे बोलती है कि क्या वो उसकी चिंता करते हुए यहाँ पर आया है, चलो उसे पता तो चला कि उसकी गलती क्या थी। तो जैंग उससे चिढ़कर वहाँ से जाने लगता है। तो यांगजी भी उसके पीछे भागती है और दोनों साथ में बात करते करते घर जाते हैं। यांगजी उससे पूछती है कि क्या उसने वो नॉवल पढ़ी है। तो वो बोलता है कि उसने 5 ही पेज पढ़े हैं। तो यांगजी बोलती है कि वो इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट है। तो जैंग भी उससे पूछता है कि क्या उसने उसके रिकमेंड करे गेम की एक भी लेवल पार की। तो वो बोलती है कि वो टेट्रिस की 10 लेवल पर है। तो वो बोलता है कि टेट्रिस भी कोई गेम है। तो यांगजी उसे गुस्से में बोलती है कि दम है तो पूरी हैंगशन सिटी के सामने ये बोल के बताए। जिसे सुनकर जैंग बोलता है कि उन दोनों के इंटेलिजेंस के बीच बहुत गैप है, तो वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, और स्कूटर चालू करके आगे निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने अपने घर में उनके पेरेंट्स के लाए गए टिफिन को लेकर चले जाते हैं। फिर यांगजी बताती है कि कैसे जैंग हमेशा घर पर अकेले गेम खेल के टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी भी घर पर नहीं होते। मिंग्यू के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो हमेशा पढ़ती रहती है। होंगयोन अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट करके उसकी फैमिली की सुपरमार्केट में मदद करता है। ग्वांगचाओ के पापा हमेशा ड्रंक रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ग्वांगचाओ का बचपन बियर की खाली बॉटल्स के बीच सोकर बीता है। ये भी उसकी दादी के शॉप पर आखिरी कस्टमर के जाने तक मदद करती है, और उसकी खुद की भी बहुत प्रॉब्लम्स है। और 18 साल की उम्र में ऐसा कोई चीज नहीं लगता जो कि वो सॉल्व नहीं कर सकती, और सोने के बाद सब अच्छा हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि यांगजी गेट खोलती है और एक एक करके उसके दोस्त घर से कुछ न कुछ खाने का लेकर आते हैं। तब जैंग आता है। तो यांगजी क्या लेकर आया पूछती है और बोलती है कि खाली हाथ नो एंट्री। तो वो उसे होंग रोस्टेड डक दिखाकर बोलता है कि वो आधे घंटे क्यू में खड़े होकर लेकर आया है। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब यांगजी के लिए कोई डक नहीं बचता, तो जैंग उसे थोड़ी सी डक स्किन टेस्ट के लिए देता है। तो वो उसकी प्लेट में टमाटर डाल देती है, जिसे देखकर जैंग उसे ऐसा करने से मना करता है। तो वो बोलती है कि वो बहुत पिकी है। सब पूछते हैं कि जैंग टमाटर क्यों नहीं खाता। तो यांगजी के पापा बताते हैं कि जब जैंग 8 साल का था तो उसके पेरेंट्स उसे उसके अंकल के पास छोड़कर काम से गए थे, पर उसके अंकल डेट के साथ बिजी थे और घर पर कुछ खाने को नहीं था। जैंग अकेला था, तो उसने 2 डब्बे टमाटर खा लिए और उल्टी कर दी। उसके बाद उसने कभी टमाटर हाथ नहीं लगाए। जिसे सुनकर यांगजी की मम्मी बोलती है कि जैंग को उसे आकर बोलना चाहिए था, वो उसके लिए कुछ बना देती। तो जैंग बोलता है कि वो उस टाइम पर नहीं आ सकता था, उसकी यांगजी से लड़ाई हुई थी क्योंकि उसने उसके फर्स्ट बास्केटबॉल शूज पर वेल बना दी थी। फिर खाने के बाद वो सब गेम खेलने बैठते हैं। जैंग के हारने पर सब उसे गाना गाकर दिखाने का बोलते हैं। तभी जैंग के पेरेंट्स ट्रिप से आने के बाद उसे घर ले जाने आते हैं। उन्हें देखकर जैंग नाराज हो जाता है और फिर सबके बोलने पर वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसे जाता देख यांगजी को फील होता है कि जैंग सबका कितना कुछ छुपाता है, वो कितना अकेला है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम 30 साल के जैंग और यांगजी को गार्डन में बैठकर बात करते हुए देखते हैं। यांगजी उसे बोलती है कि 12 साल हो गए, उसे लगा था कि वो यूके में है। वो कब आया, उसे कितना समय हो गया आया हुआ। फिर हमें वो समय दिखाई देता है जब जैंग को ग्वांगचाओ की शादी में मैसेज आया था। वो उसके रूम में बैठकर ग्वांगचाओ की शादी के इनविटेशन का मैसेज पढ़ते पढ़ते ड्रिंक कर रहा होता है। पूरे रूम में बियर बॉटल्स बिखरी हुई थी। रूम सर्विस बियर लेकर देती है और उसे रूम साफ करने का पूछती है, तो वो मना कर देता है और वो यांगजी का मैसेज देखकर लैपटॉप बंद कर देता है। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में चला जाता है और दोनों गार्डन में अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो यांगजी उसे बोलती है कि क्या उसने उसका मैसेज देखा और क्या वो ग्वांगचाओ की शादी अटेंड करेगा। तो जैंग को चुप देखकर वो बात चेंज करके बोलती है कि उसने अच्छा करा जो वो वापस आ गया, वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है, और उससे मिंग्यू से मिलने ले जाती है। मिंग्यू के घर पर सिचुएशन देखकर जैंग यांगजी से धीरे से मिंग्यू और उसके बीच क्या हुआ पूछता है। तो यांगजी बोलती है कि वो उसे बाद में बताएगी। फिर मिंग्यू उनके लिए
पीने के लिए कुछ लेकर आती है। फिर मिंग्यू पूछती है कि वो दोनों साथ कैसे आए, तो यांगजी बोलती है कि वो कोइंसिडेंस से मिले। फिर मिंग्यू बोलती है कि वो किसी को भी बिना बताए चला गया था। तो यांगजी उससे पूछती है कि वो इतने सालों में क्या कर रहा था। तो जैंग बोलता है कि उसने यूके जाकर गेम डिजाइन पढ़ा और उसने एक गेमिंग कंपनी में इंटर्नशिप करी। तो मिंग्यू उससे टोककर पूछती है कि वो उससे उसका बायोडेटा नहीं पूछ रही। तो यांगजी बोलती है कि छोड़ो, वो ऐसा ही है, हार्टलेस, और उसके साथ विचैट ऐड करके उसे फिर से बिना बोले जाने से मना करती है। फिर वो जैंग और मिंग्यू से पूछती है कि वो कब उसके साथ हैंगशन सिटी जा रहे हैं। उसके पापा सबके बारे में पूछते हैं और ग्रैंडमा की वॉन्टन शॉप पर भी तो जाना है। तो वो दोनों उससे रोककर बोलते हैं कि उन दोनों को काम है और वो ग्वांचाओ की शादी अटेंड नहीं कर सकते, जिसे सुनकर यांगजी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दूसरे दिन वांग्योन उसकी माँ को बोलता है कि वो ग्वांचाओ की शादी अटेंड करने आ रहा है। तो उसकी मम्मी उसे आने से मना कर देती है और उसे उसकी थीसिस पर फोकस करने के लिए बोलती है। फिर हमें मिंग्यू इंटर्न के साथ मीटिंग में दिखती है। जैंग भी होटल रूम में किसी से लॉयर के बारे में बात कर रहा होता है। तो उन सबको यांगजी का जैंग के वापस आने की खुशी में फीस्ट का मैसेज आता है। फिर हमें हैंगशन सिटी में ग्वांचाओ वॉन्टन शॉप पर ग्रैंडमा के वॉन्टन्स खाते हुए दिखता है। वो बोलता है कि वो चाहता है कि सब वापस आए, पर शायद उनके नए दोस्त बन गए होंगे। बचपन से सिर्फ वो लोग ही उनके दोस्त हैं और वो नहीं चाहता उनके शॉटपुट कोच उसके ग्रूम्समैन हो। तो ग्रैंडमा बोलती है कि यांगजी है तो जरूर सब वापस एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, सब लोग वापस आएंगे। फिर हमें यांगजी उसके घर के किचन में वॉन्टन्स बनाते हुए दिखती है। सब लोग सोफा पर बैठे होते हैं। वो सबको उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वॉन्टन्स देती है और ट्राई करके बताने को बोलती है। तो वांग्योन बोलता है कि बिल्कुल ग्रैंडमा के हाथ जैसा स्वाद है। यांगजी जैंग को बोलती है कि जब वो यहाँ आ गया है तो कभी भी वॉन्टन्स खा सकता है, जिसे सुनकर जैंग बोलता है कि उसे कभी समझ नहीं आया कि ग्रैंडमा ने वॉन्टन सिर्फ यांगजी को ही क्यों बनाना सिखाया। वो तो बचपन में बकचोय और चाइनीज कैबेज के बीच में अंतर भी नहीं जानती थी और एक बार तो उसने किचन भी जला दिया था। तो यांगजी बोलती है कि क्या उसे सिर्फ उसकी एम्बैरेसिंग बातें ही याद है। तो जैंग बोलता है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो मिंग्यू को वो टाइम याद आ जाता है जब जैंग की याददाश्त चली गई थी और वांग्योन बोलता है कि उसने तो मान भी लिया था। फिर सब हंसने लगते हैं और हम समय के पीछे देखते हैं कि स्पोर्ट्स डे पर यांगजी और जैंग ने बेट लगाया था कि जो भी अपने कंपटीशन में नंबर 1 होगा वो जीतेगा। जैंग हारा तो उसे 5 टमाटर खाने होंगे और अगर वो जीता तो यांगजी को उसके 1 हफ्ते का होमवर्क करना पड़ेगा। यांगजी लॉन्ग जंप में फर्स्ट नहीं आती तो येफी और मिंग्यू बोलते हैं कि जैंग तभी तो बेट जीतेगा जब वो ग्वांचाओ से रेस में जीत पाए, पर फर्स्ट तो ग्वांचाओ ही आएगा, जिसका मतलब था कि वो बेट नहीं हारेगी। रेस शुरू होते ही वो तीनों ग्वांचाओ के लिए चीयर करने लगते हैं। रास्ते में ग्वांचाओ जीत जाता है और जैंग ग्राउंड में बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर यांगजी भागकर उसके पास जाती है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे उसके पेरेंट्स और दोस्त दिखते हैं और वो हॉस्पिटल में होता है। उन सबको देखकर वो किसी को भी नहीं पहचानता और वो सबसे पूछता है कि वो वहाँ क्यों है। तो मिंग्यू उसे मजाक बंद करने का बोलती है। तो यांगजी घबराकर उसके पास जाकर उसे पूछती है कि कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। हमें यांगजी और उसके दोस्त हॉस्पिटल रूम के बाहर जैंग के नाटक पर बात कर रहे होते हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि जैंग की याददाश्त चली गई। मिंग्यू बोलती है कि मैडम वोंग और मिस्टर जैंग हमेशा बिजनेस ट्रिप पर बिजी होते हैं, तो हो सकता है कि वो उन्हें रोकने के लिए ऐसा कर रहा हो। तो यिंगजी बोलती है कि देखना आज वो कैसे उसका पर्दाफाश करेगी। फिर वो जैंग की रूम में जाती है और उसकी आंटी होने का नाटक करती है और उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी बड़ी आंटी हूँ या छोटी। तो जैंग बोलता है कि उसे याद नहीं। फिर वो उसके लिए लाया खाना और उसके फेवरेट टोमेटो जूस देती है और जूस पीने का बोलती है। तो जैंग पीकर बोलता है कि बहुत अच्छा था। तो यांगजी को भरोसा नहीं होता कि उसने टोमेटो जूस पी लिया, क्योंकि उसे तो टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो जैंग्यू को बहुत सारे डम्पलिंग्स खिला के उसके याद दिलाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। वो उसे बोलती है कि उसे परसिस्टेंट मेमोरी लॉस है, क्योंकि उसे रेस से पहले का कुछ भी याद नहीं, और वो लकी है कि वो उसके दोस्त हैं। भले ही उसका दिमाग खाली है, बट हम उसे धीरे धीरे भर सकते हैं। और उन सबसे ज्यादा अच्छा जैंग को कोई नहीं जानता और उसने बड़ी मेहनत की है। उसकी 17 साल की लाइफ को कंप्रेस करके एक नोटबुक में लिखा है और उसका नाम है लाइफ ऑफ जैंग। और वो उसकी 17 साल की बातें एक एक करके पढ़ेगी और मिंग्यू रिकॉर्ड करके उसे स्कूल के रेडियो पर दिन भर रिपीट में बजा पाएगी। तो वो ध्यान से सुने तो उसे सब याद आ जाएगा और फिर वो उसके एम्बैरेसिंग मोमेंट्स पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर जैंग उसे चुप होने का बोलकर उसे इडियट बोलता है, जिसे सुनकर सबको पता चल जाता है कि उसकी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि वो बस नाटक कर रहा है। वो बोलता है कि स्पिटलून में कुछ नहीं था और नोटबुक को फाड़ दे, तो वो ऐसा करने से मना कर देती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जब वो सब लोग यांगजी के घर पर जैंग के यूके के वापस आने की खुशी में मिलते हैं। तब जैंग उससे पूछता है कि उसे ऐसा आइडिया कैसे आया। तो यांगजी बोलती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी कि वो सच में उन सबको भूल गया। फिर यांगजी उसके एक डब्बा लेकर आती है जिसमें उसके 17th बर्थडे गिफ्ट होता है, जिसमें उसका वादा होता है कि जब वो एक विश कार्ड देखकर उन सबसे एक एक विश मांगेगी तो वो उसे पूरा करेंगे। सब लोग कार्ड्स देखकर सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि अगर अभी भी ये कार्ड्स वैलिड है तो वो चाहती है कि सब उसके साथ ग्वांचाओ की शादी में जाएं।
और वो उसे सोचकर उनका जवाब बताए। वेडिंग अगले हफ्ते है, वो उनके जवाब का इंतजार करेगी। नेक्स्ट सीन में वांग योन का थीसिस रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके सर उसे कॉन्फ्रेंस में ले जाने का बोलते हैं, जो कि उसकी पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर ऑफिस में मिंग्यू के बॉस उसे मिस्टर गु के प्रोजेक्ट और हांगकांग ट्रिप की जिम्मेदारी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैंग को फर्म से मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला जाता है, जो कि उसके गेम के कॉपीराइट्स के लिए बहुत जरूरी है। फिर यांगजी को जैंग का मैसेज आता है कि वो वेडिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो वो भागकर उसके होटल जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो सुबह ही चेकआउट कर चुका है। फिर उसे मिंग्यू और वांगयोन का भी मैसेज आता है कि वो लोग भी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिर वो घर जाकर ग्वानशाओ को कॉल करती है। ग्वानशाओ उस वक्त उनके आने की खुशी में वेडिंग कैंडीज पैक कर रहा होता है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि वो सब काम की वजह से नहीं आ पाएंगे और उसके हाथ गिफ्ट मनी भिजवा रहे हैं। तो ग्वानशाओ बहुत दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि यांगजी की टिकट हो जाए तो उसे बताना, ताकि वो उसे पिक करने जा सके। फिर नेक्स्ट सीन में यांगजी मीटिंग में होती है। उसके आइडल डिंग का एक इंटरव्यू वो करना चाहती थी, बट वो मौका उसे नहीं दिया जाता और उसकी कलीग जैंग येरेन को असाइन किया जाता है। फिर मीटिंग डिस्पर्स होने के बाद उसकी कलीग उसे इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करने में हेल्प करने का पूछती है, क्योंकि उसे यांगजी का टॉपिक्स ब्राइड्समेड्स फॉर रेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो उसे बोलती है कि वो वापस आने के बाद वापस रिपोर्ट का काम कंटिन्यू कर सकती है, तो यांगजी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में टेरेस पर यांगजी बोलती है कि उसे मौका नहीं मिला, तो वो फ्रस्ट्रेट तो है, पर उसे जैंग येरेन पर पूरा भरोसा है और वो इंटरव्यू का इंतजार करेगी ताकि सच सामने आ सके। तो जैंग येरेन बोलती है उसे डिंग के टॉपिक में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, ये टॉपिक पर बहुत सारी अटेंशन है, उसे इस टॉपिक से बहुत व्यूज मिलेगा और वर्क प्लेस पर किसी को फर्क नहीं पड़ता आपकी मर्जी क्या है। तो यांगजी भी सोच में पड़ जाती है। और हम टाइम में पीछे जाते हैं तो हमें यांगजी स्टेफनी सन्स की ऑटोग्राफ्ड एल्बम शो ऑफ करके दिखाती है। तो उसकी क्लासमेट भी उसे कम्पीट करने के लिए उसके सारे स्टेफनी के एल्बम यूज दिखाती है। तभी सर, जिन्हें वो स्माइलिंग टाइगर बोलते हैं, आकर सारे एल्बम्स कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। उसकी एल्बम्स बच जाती है क्योंकि उसने सर को देखते ही एल्बम छुपा ली थी। फिर असेंबली में मिंगी उसे बताती है कि जब वो सुबह ऑफिस में होमवर्क सबमिट कर रही थी तो उसने स्माइलिंग टाइगर को बोलते हुए सुना कि वो सारे खेलने के प्रोडक्ट्स को कॉन्फिस्केट करने वाले हैं। जिसे सुनकर यांगजी भागकर क्लासरूम में जाकर अपनी एल्बम ढूंढती है, तो उसे नहीं मिलती। फिर यांगजी और उसके दोस्त मिलकर रात में ऑफिस में उसकी एल्बम लेने घुसते हैं। यांगजी एल्बम ढूंढ रही होती है, तब सिक्योरिटी गार्ड के आने पर जैंग उसे गले लगाकर नीचे बैठ जाता है ताकि उन्हें कोई देख ना सके। गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए ग्वानचा और वांग योन दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं, जिनका पीछा करते करते गार्ड वहां से चला जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें एल्बम नहीं मिलती। फिर जैंग को आइडिया आता है और वो यिफी और ग्रैंडमा को मदद मांगता है। फिर जब स्माइलिंग टाइगर अगले कुछ दिनों तक डम्पलिंग्स लेने आता है तो ग्रैंडमा उसे नहीं देती, तो स्माइलिंग टाइगर उसे डम्पलिंग्स बनाने की रिक्वेस्ट करता है। तो वो बोलती है कि उसे डम्पलिंग्स बनाने का मन नहीं, क्योंकि जब से उसकी ग्रैंड डॉटर की एल्बम कॉन्फिस्केट हुई है तब से उसकी ग्रैंड डॉटर ढंग से खा नहीं रही। जिसे सुनकर स्माइलिंग टाइगर बोलता है कि वो तो स्कूल डिसिप्लिन की वजह से करना पड़ता है। जिसे सुनकर ग्रैंडमा उसे बोलती है कि उसे तो स्कूल डिसिप्लिन की बात ही ना करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के टाइम वो सिक लीव के बहाने उसकी वाइफ के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जाता था और स्कूल रेडियो स्टेशन जाकर उसे लव पोएम सुनाता था। जिसे सुनकर स्माइलिंग टाइगर शर्मा कर ग्रैंडमा को यांगजी की एल्बम अगेंस्ट द लाइट वापस करने का प्रॉमिस कर देता है। जिसे सुनकर ग्रैंडमा खुश होकर उसे रेडी डम्पलिंग्स दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यांगजी और उसके दोस्त दिखते हैं। उसकी एल्बम वापस मिलने पर वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि सबने उसकी विश पूरी करी है, तो सबके विश कार्ड आज से इनवैलिड। तो जैंग बोलता है कि सिर्फ लैन यिफी का कार्ड उसे वापस दे दे, क्योंकि उसने मेजर कंट्रीब्यूट किया है, बाकी सब उसके पास रखे और फ्यूचर में उनसे कुछ अच्छा मांगे। फिर वो लैन यिफी को कार्ड देकर वहाँ से लैन यिफी और ग्रैंडमा के नाम के नारे लगाकर भाग जाती है। तो बाकी सब जैंग को बोलते हैं कि ये तो उसका आइडिया था ना, क्या यांगजी को उसके बारे में पता है? तो वो बोलता है कि उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसे पता हो या ना, उसने तो इसीलिए मदद की क्योंकि दिन भर उसका दुखी मुंह देखकर वो थक गया था। तो बाकी सब उसे चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं मान क्यों नहीं लेता कि उसकी केयर करता है। फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम देखते हैं जब ये फी ट्रेन में होती है। वांग योन आके उसके पास बैठ जाता है, तो वो सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वांग योन बोलता है कि कॉन्फ्रेंस उन लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वो उसे कार्ड दिखाकर बोलता है कि ये विश कार्ड अब इनवैलिड हुआ। जिसे देखकर यांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। ग्वानचाओ यांगजी को स्टेशन पर पिक करने आता है और वांग योन को देखकर बहुत खुश और सरप्राइज होता है और उन्हें उसकी वाइफ यांगफेन से इंट्रोड्यूस करता है। यांगफेन उन्हें ग्रीट करती है। तो यांगजी उससे पूछती है कि उसने वांग योन को कैसे पहचाना। तो वो उसे बोलती है कि ग्वानचाओ पूरे टाइम उनकी बातें करता है, तो अगर बाकी सब भी यहाँ होते तो वो सबको पहचान लेती। फिर ग्वानचाओ उन्हें अपने घर ड्रॉप कर देता है। यांगजी घर पहुँचती है तो उसकी मॉम मैडम गु गेट खोलती है और डैड वांग कीफा
कुकिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सरप्राइज होती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि उसकी मॉम को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैडम गु उसे जैंग के बारे में पूछती है कि क्या वो ग्वांचाओ की शादी के लिए आया है। तो यांगजी बोलती है कि वो काम से आया है और शादी में नहीं आएगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि जैंग यांगजी के लिए अच्छा मैच है, जिसे सुनकर वो चिढ़ के बोलती है कि डैड आप फालतू बात मत करो। फिर उसकी मम्मी यांगजी के वीचैट से जैंग को मिलने बुलाती है और कहती है कि वो आएगा तो वो उसके लिए डिलीशियस खाना बनाएगी, जिसे सुनकर यांगजी बोलती है कि अभी तक वो इंग्लैंड लौट गया होगा। तभी उसे जैंग का रिप्लाई आता है। वो बोलता है कि ओके आंटी, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है कि देख उसने हाँ करा। तो यांगजी बोलती है कि वो बिजी है, वो बस पोलाइट रिप्लाई दे रहा है। फिर वो रेस्ट करने उसके रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने रूम को देखकर कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर हमें यांगजी उसके फोन में जैंग का रिप्लाई और जैंग एयरपोर्ट पर बैठे यांगजी को दिया हुआ विश कार्ड देखते दिखाई देता है। स्टार्टिंग में हमें जैंग उसकी माँ के लाए हुए स्केट्स को देखकर बहुत खुश होता है। वो उससे पूछता है कि वो कब उसके साथ स्केटिंग जाएंगी। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसे करियर के लिए आज रात अब्रॉड जाना है। तो उसकी खुशी चली जाती है और वो नाराज होकर रूम में जाकर गेम खेलने लगता है। उसकी माँ के बुलाने के बाद भी वो बाहर नहीं आता और उनके चले जाने के बाद वो जाकर स्केट्स डस्टबिन में फेंक देता है। और ऐसा करते हुए उसे यांग देख लेती है। जब वो घर वापस आता है तो यांग उसे आकर साथ स्केटिंग करने जाने के लिए पूछती है। तो जैंग के मना करने पर वो उसे उसका आविष्कार दिखाकर बोलती है कि क्या ये वैलिड है, अगर हाँ तो उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। और ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखता है कि जैंग डस्टबिन से स्केट्स उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यांग जैंग को स्केटिंग सिखा रही होती है, पर वो लोग जगह से भी नहीं हिलते। फिर जैंग बोलता है कि वो खुद ट्राई करेगा और यांगजी उसे देखती है। फिर जैंग यांगजी को भी सिखाता है और जब यांगजी स्केट्स करने का ट्राई करती है तो वो यांगजी को देखकर उसे ही देखते रह जाता है। फिर उसे खरा देख यांगजी जैंग को बाकी सबके साथ एंजॉय करने के लिए बोलती है और उसे खुश देखकर वो स्माइल करती है। जब वो पीछे जाने लगती है तो उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और वो गिर जाती है। उसे गिरता देख सब रुक जाते हैं और जैंग उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो यांगजी उठ के उन्हें चलकर दिखाती है और बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर हमें मैडम गु यांगजी की मम्मी यांगजी को उसके पैर पर लगी चोट पर मेडिसिन लगाती है और उससे पूछती है कि वो तो स्टेफनी सन की मीटिंग अटेंड करने जाने वाली थी, तो फिर स्केटिंग का प्लान कैसे, और उसे तो गिरने से डर लगता है ना। तो यांगजी बोलती है कि डरूंगी तो सीखूंगी कैसे, और उसे उसके दोस्तों के साथ मस्ती करनी थी और स्माइल करती है। दूसरी तरफ हमें जैंग उसके घर में उसके स्केट्स चमकते हुए दिखता है और विशकार देकर उसे यांगजी को देने जाता है और बोलता है कि आज उसे मजा आया। तो वो विशकार नहीं लेगा और वो अभी भी वैलिड है। तो यांगजी कार्ड लेकर बोलती है कि ठीक है, अब वो सोचेगी उसे क्या करवाना है, जिसे देखकर जैंग स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और यांगजी दरवाजे पर लटक कर उसे जाता हुआ देखती है। फिर टाइम प्रेजेंट में आता है तो जैंग और लॉयर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो जैंग उससे पूछता है कि केस जीतने के लिए कितने चांसेस हैं। तो लॉयर बोलती है कि प्लेगियरिज्म के केस में कुछ नहीं बोल सकते, क्या होगा वो तो कल के हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। तो जैंग उससे बोलता है कि अगर कल वो अटेंड ना करे तो क्या होगा। तो लॉयर बोलती है कि उसका आना बहुत जरूरी है, अगर वही नहीं आया और वो हार गए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। नेक्स्ट सीन में यांगजी के पापा वांग किफा उसके रूम में जाते हैं तो यांगजी को चेयर पर बैठा देख उससे पूछते हैं कि वो कहीं खोई हुई है। यांगजी उसके पापा के हाथ में सैक्सोफोन देखकर सरप्राइज होती है और इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछे उसके पापा उसे परफॉर्मेंस एंजॉय करने का बोलते हैं और उसे सैक्सोफोन बजाकर दिखाते हैं। यांगजी हंसकर उन्हें बोलती है कि वाओ पापा, आप तो एक बैंड ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उनका ऑलरेडी क्रॉसरोड नाम का बैंड है। तो यांगजी हंसकर पूछती है कि उसे कब क्रॉसरोड की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि जल्दी ही। फिर हमें वांग यॉन उसकी माँ की काम में मदद करते हुए दिखता है तो उसकी माँ उससे हेल्प नहीं करने देती और बोलती है कि वो चाहती है कि बस वो हमेशा ठीक रहे, वो अच्छा रहेगा तो वो जिंदगी भर बॉक्सेस उठाने को तैयार है। फिर मैडम लियू आकर उससे पूछती है कि उसकी माँ उसके ही बारे में बात करती रहती है, पूरे सिटी में बस कुछ ही लोग हैं जो डॉक्टोरल कर रहे हैं। उसके जाने के बाद वांग यॉन उसकी माँ को बोलता है कि वो दूसरों को बोलना बंद करे, अगर वो ग्रेजुएट नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, वो जरूर ग्रेजुएट होगा और वो उसे ग्रेजुएशन गाउन में देखेगी तो बहुत प्राउड होगी। जिसे सुनकर उसे उसके प्रोफेसर की बात याद आती है जब उन्होंने उसे कॉन्फ्रेंस में ले जाने को बोला था। तो उसने उन्हें बताया कि वो श्योर नहीं है कि उसे आगे एकेडमिक पाथ लेना है। तो उसके प्रोफेसर ने उसे डांट कर बोला था कि बात ये नहीं है कि वो एकेडमिक पाथ लेगा या नहीं लेगा, पर ये है कि क्या वो ग्रेजुएट होगा कि नहीं, तो अभी उस पर ध्यान दो। फिर वो जब होश में आता है तो उसे उसकी माँ से पता चलता है कि ग्वांशाव ने शायद उसके पापा को उसके लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट में नहीं बुलाया। फिर हम मिंगली को उसके ऑफिस में देखते हैं, वो अकेली है और उसे सब आइसोलेट करते हैं। यहाँ हैंगशन सिटी में यांगजी, ग्वांचा और वांग यॉन ग्रैंडमा के साथ उनके शॉप पर बैठकर वॉन्टोन्स खाते हुए दिखते हैं। तो ग्रैंडमा मिंग्यू के बारे में पूछती है तो
तो यांगजी उन्हें वीडियो कॉल पर बात कराती है, जिसे सुनकर मिंग्यू इमोशनल हो जाती है। फिर यांगजी बोलती है कि काश यूफी भी साथ होती, जिसे सुनकर ग्रैंडमा उसकी चिंता करती है। तो यांगजी बोलती है कि मैं मिली थी उससे, वो एकदम ठीक है। ओवरसीज परफॉर्म करना उसका सपना है, वरना वो जरूर आती, और उसने बोला है कि वो परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग लेकर आएगी। तो ग्रैंडमा आप उसकी चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अपने बेटे के बारे में किसी को बुराई करते देख ग्वांचाओ के पापा को गुस्सा आ जाता है और वहाँ मारा कुटी शुरू कर देते हैं। तभी कोई कॉल करके ग्वांचाओ को इन्फॉर्म करा देता है और वो आकर बिना उसके पापा से कुछ पूछे उसे डांट देता है और यांग फैन उसे वहाँ से घर ले जाती है। फिर ग्वांचाओ जाकर चेन चेन, जो कि उसके स्टूडेंट की पेरेंट्स है, उसके पापा का बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि अगली बार ऐसा हो तो पुलिस को रिपोर्ट कर दे। तो यांगजी ऐसा सुनकर उसे डांट कर वहाँ से लेकर जाती है। ग्वांचाओ के घर यांग फैन दारू की बोतल्स और गंदे घर को साफ कर रही होती है और ग्वांचाओ के पापा सोफा पर सो रहे होते हैं। फिर अगले सीन में पास्ट का टाइम दिखाते हैं, जब ग्वांचाओ को उसके पापा उससे बात छुपाने के लिए डांटते हैं और उसके रूम में मिली जंगहाओ की टिकट्स का पूछते हैं और फाड़ देते हैं। तो वो दोनों की लड़ाई होती है कि कैसे उसकी माँ उनकी वजह से उन्हें छोड़कर चली गई। फिर वो वहाँ से चला जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर उसकी माँ को कॉल करता है, तो उसकी मम्मी उसे टाइम नहीं दे पाती। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ग्वांचाओ घर आकर उसे सोने का नाटक करके देखकर उसके पापा को खूब चिल्लाता है और यांगजी घर के बाहर आवाज सुनकर गेट पर मेडिसिन लटकाकर चली जाती है। और हमें स्कूल का टाइम दिखता है, जब उसे स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं दिखता तो वो उन्हें ढूंढते हुए घर जाती है और ग्रैंडमा से पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि वो सब जैंग के घर गए हैं। जब वो जैंग के घर जाती है तो उसे सब जगह अंधेरा दिखता है और वो उसे डार्क एमआरए बुलाकर उसे बोलती है कि उसे डराए मत। जब वो गेट खोल के लाइट्स ऑन करती है तो उसे घर डेकोरेट दिखता है और सब चिल्लाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगा था कि इस बार कोई बर्थडे नहीं होगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके कम रैंक की वजह से उसे पढ़ने पर फोकस करने का बोलती है और उसे क्लास में फर्स्ट 10 रैंक में आने का वादा याद दिलाती है। तो वो क्यूट डेकोरेशन कहाँ से लाई पूछती है तो वांगयोन बोलता है कि जियांग उसे अच्छे से जानता है कि उसे शाइनी थिंग्स अच्छी लगती है। तो उन्होंने रात भर बैठकर तैयारी की। फिर वो लोग साथ में बैठकर गिफ्ट खोलने लगते हैं। तो ग्वांचाओ उसे उसकी साइकिल के लिए लाइट बॉल, मिंग्यू स्पीकर और जैंग उसे ग्लोब देता है। लीफी उसका गिफ्ट देने के लिए उसे रूम में ले जाती है और उसके लिए लाया हुआ ड्रेस पहनकर जब यांगजी बाहर आती है तो जैंग उसे देखते ही रह जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और यांगजी वो सेम ड्रेस उठाकर अलमीरा में रखती। फिर हमें यांगजी और मिंग्यू के पापा बैंड प्रैक्टिस करते दिखते हैं। फिर वो लोग बात करते हैं और सोचते हैं कि कैसे ग्वांचाओ के पापा को उसके बेटे की शादी में लाए, और दूसरी तरफ सारी लेडीज बैठकर गेम खेल रही होती है। तो यांगजी की मम्मी यांगजी के लिए रिश्ते बांटने का बोलती है तो उसे वांगयोन रिकमेंड करा जाता है। फिर उसे एक लेडी बताती है कि उसने स्कूल ओलंपियाड के टाइम यांगजी को पर्पल ड्रेस में देखा था और जब उसने पलट कर देखा तो वांगयोन यांगजी के लिए स्ट्रीट पर वेट कर रहा था। फिर मैडम गू भागकर वांगयोन की मम्मी से बात करने जाती है। फिर दूसरे दिन हमें ब्रेकफास्ट के टाइम हमें यांगजी की मम्मी उसे खाकर उसके साथ कैफे जाने का बोलती है। तो यांगजी बोलती है कि वो थोड़ा काम निपटा कर आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यांगजी ग्वांचाओ के पापा से बात करते हुए दिखती है। वो उसे ग्वांचाओ की शादी में आने के लिए मनाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि उसे लड़ाई के पीछे की वजह पता है और अगर आप ग्वांचाओ की इतनी फिक्र करते हो तो उसे दिखाते क्यों नहीं। तो ग्वांचाओ के पापा धीमी आवाज में बोलते हैं कि क्या जरूरत है। तो यांगजी बोलती है कि दोनों ही बाप बेटे कम नहीं है। कल आपका ध्यान रखने के लिए ग्वांचाओ ने उसकी शादी का रिहर्सल अटेंड किया। वो बोलता नहीं पर अंदर से चाहता है कि आप उसकी शादी अटेंड करो, जिसे सुनकर ग्वांचाओ के पापा इमोशनल हो जाते हैं। तब यांगजी सूट का क्या करना है और शादी में आने का डिसीजन उनके पापा पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ग्वांचाओ के पापा सूट को देखते रहते हैं और एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। अब वो शादी अटेंड करेंगे या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा।